तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज़। ठीक है, ये तीनों एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। इसमें फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट इज़ सेंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्लस अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, प्री यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये प्री के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस और एक कहना चाहिए थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने की ज़रूरत है, जो यूपीएससी को बहुत अच्छा लगता है। प्री से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन से भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड होते हैं और दूसरा जिसमें फंडामेंटल राइट्स आर यूज्ड एज फॉर्डर पॉइंट्स फॉर अदर आंसर्स, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ये आप किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात करने हैं या एजुकेशन के बारे में बात करना है तो 21A डाल दो आप। अगर आपको इक्वालिटी वगैरह जो सोशोलॉजी वाला सेक्शन होता है GS1 में उसमें बात करनी है तो आप आर्टिकल 14 डाल दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों प्री के लिए भी मेंस के लिए भी, इसको छोड़ नहीं सकते। और इजी है, थोड़ा लंबा है बट इजी है। तो शुरू करते हैं पढ़ाई। पहला है कहाँ मिलता है, पार्ट 3 में। पार्ट 1 था आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 था आपका सिटीजनशिप, पार्ट 3 है। पार्ट 1 to 4 आर्टिकल्स थे, ये 5 to 11 है, और पार्ट 3 है 12 to 35। The framers of this constitution derived inspiration from Constitution of USA, Bill of Rights. ओके, तो यूएसए से लिया नहीं गया है, उससे इंस्पायर्ड है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट 12th सेंचुरी का डॉक्यूमेंट था दैट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पर्सनल लिबर्टीज़ ऑफ सिटीजन्स, और ये यूके में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, तो उस कंटेक्स्ट में इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओके, एंड इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रही है किसी कारणवश, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, इट इज़ इन्फोर्सेबल। बाकी अगर जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है उन्हें लीगल राइट्स कहते हैं। अगर वो आपकी वायलेट होती है लीगल राइट्स, देन यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप उसके लिए जो रेलिवेंट प्रोविज़न है कंज्यूमर कोर्ट वगैरह वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2 राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले था बट इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हटा दिया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले हुआ करता था वो 2 जगह था, एक तो आर्टिकल 31 में और एक 19(1)(f) में। ओके, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। ये सब इम्पोर्टेंट है और सब आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये याद है कि 14 आर्टिकल क्या कहता है, 15 आर्टिकल क्या कहता है, 16 क्या कहता है, तो याद रखने में ईजी रहता है और ये आपको मेंस के आंसर्स में काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो 44th अमेंडमेंट था उसने क्या करा, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में मिलती थी उसे आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में डाल दिया गया। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर्स है कि ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को देते हैं। इनमें से कुछ है जो खाली सिटीजन्स को देते हैं, बाकी सब
फॉरेनर्स को देते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो एक कैटेगरी ऑफ पीपल, एक सिटीजन्स हो गए। फॉरेनर्स में भी दो तरह के होते हैं, एक एनिमी एलियन और एक सिंपली एलियन या फिर फ्रेंडली एलियन। ओके, तो जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं वो 15, 16, 19, 29 एंड 30 है। ठीक है, ये खाली सिटीजन्स को मिलते हैं। जो फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स को मिलते हैं, फ्रेंडली एलियन प्लस सिटीजन्स को मिलते हैं, वो है इनके अलावा बाकी सब। ठीक है, और वो राइट जो एनिमी एलियन को नहीं मिलती है वो है आर्टिकल 22 में, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्या कहना चाहिए, अरेस्ट। ओके, ये आर्टिकल 22 में आएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी याद रखो कि कितने कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, एक सिटीजन होता है, एक एनिमी एलियन होता है, एक फ्रेंडली एलियन होता है। एनिमी एलियन को इन सब राइट्स के अलावा आर्टिकल 22 में आर्टिकल 22(1) वाली राइट नहीं मिलती। फ्रेंडली एलियन को इन सब राइट्स के अलावा बाकी सब राइट्स मिलती। ठीक है, इन दोनों में बस एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन में बस आर्टिकल 22(1) का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। पहला हो गया। दूसरा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती है। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, इनको रेस्ट्रिक्ट करा जाता है और काफ़ी अच्छे से रेस्ट्रिक्ट करा जाता है, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करा जाता है। ठीक है, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, दीज आर रीजनेबल। फिर थर्ड, अगेंस्ट इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट्स। अगेंस्ट का मतलब क्या है कि कुछ राइट्स को फुलफ़िल करने के लिए स्टेट्स पे एक पाबंदी लगाई जाती है या रेस्ट्रिक्ट करा जाता है उनकी पावर को। सिमिलरली कुछ इंडिविजुअल्स की पावर को रेस्ट्रिक्ट करा जाता है, बिकॉज राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉप वेयर द राइट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल स्टार्ट्स। ठीक है, तो दोनों के अगेंस्ट लिखा गया है इन राइट्स को, कुछ स्टेट्स के अगेंस्ट है, कुछ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। चौथा का है जस्टिसेबल, जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपकी राइट्स फुलफिल नहीं होती है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ में फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं वो हम इमरजेंसी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्स्थ है कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। इसका माने है कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में होना इज़ नॉट इनफ समटाइम्स। कभी कभी इसको सप्लीमेंट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लॉज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उसका मतलब है कि इट कैन बी इन्फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ मेड फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हमें बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया है, और सिमिलरली चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है। ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। ओके, तो ये थे इनके फीचर्स। अब 2 इंट्रोडक्टरी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। जो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, राइट टू इक्वालिटीज़ है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 एक इंट्रोडक्टरी टाइप आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल 12 क्या करता है, इट डिफाइंस द स्टेट। ठीक है, आप पूरे पार्ट 3 में बहुत जगह देखोगे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये स्टेट का मतलब क्या है, तो स्टेट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, इट्स अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन दैट हैज़ बीन, ये इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ठीक है, लोकल अदर अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, कोई भी अथॉरिटी दैट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दैट द गवर्नमेंट हैज़ आउटसोर्स्ड इट्स वर्क टू, ठीक है, वो भी स्टेट के अंडर आ जाते हैं किसी केसेस में। ठीक है, PSUs भी आ सकते हैं। तो स्टेट की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है इसमें, इसको नैरो गवर्नमेंट के लेंस से मत देखना।
ओके, तो ये था आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट. आर्टिकल 13 अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, दैट गिव्स अस द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो दो चीज़ें हैं इसमें. आर्टिकल 13 में एक तो लॉ है और एक है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, तो सबसे पहले देखो 13(1) देखो, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट वायलेट्स पार्ट 3 देन इट विल बी वॉइड. ठीक है, और द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड इन दिस पार्ट. अगर ऐसा करता है तो इट विल बी वॉइड. मेन क्या है, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो भी आप आर्टिकल 13(1) और 13(2) में देख रहे हो. 13(1) कहता है कोई भी ऐसे लॉज जो प्री इंडिपेंडेंट एरा में, अभी प्री इंडिपेंडेंट एरा में थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, will be void if it violates part 3 of the constitution. ठीक है, और ऐसे नए laws that violates part 3 of the constitution will be void. ठीक है, so that is concept of judicial review, कि the judiciary now has the power through article 13 to check on the legislative powers of the state legislative assembly as well as parliament, and to check that the new laws does not violate part 3 of the constitution. ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. एक छोटा सा बात याद रखना कि आर्टिकल 13 डज नॉट मीन जुडिशियल रिव्यू. ओके, जुडिशियल रिव्यू एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें आर्टिकल 13 एक कहना चाहिए एक सबसेट है. दूसरा आप कह सकते हैं, दूसरा सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ आर्टिकल 32, कि आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो आप जुडिशरी में चले जाओ. फिर या एक और अगर कहना चाहिए तो एक बेसिक स्ट्रक्चर भी आ सकता है इसमें. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू अपने आप में बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. इट इज़ नॉट anywhere defined in the constitution. तो ये था हमारी जुडिशियल रिव्यू की कहानी. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जुडिशरी वाले चैप्टर में, जब हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे उसमें जुडिशरी के चैप्टर में जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे, जुडिशियल ओवररीच पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे. अभी के लिए याद रखो कि आर्टिकल 13 कैसे जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एक तरह से इंट्रोड्यूस कराता है. फिर है लॉ की डेफिनेशन, जो ये था लॉज और लॉज इन फोर्स, राइट, शैल नॉट मेक एनी लॉ. तो लॉ की डेफिनेशन क्या होती है? तो लॉ इंक्लूड्स एवरी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, एवरीथिंग अंडर द सन दैट यू कैन थिंक ऑफ, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम. ठीक है, एवरीथिंग एक्सेप्ट अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, ये लॉ नहीं है. ये क्यों नहीं है मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में, बट फॉर सम रीज़न दे डिसाइडेड कि बाकी सब लॉ है बट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13. ठीक है, अभी थोड़ा सा याद रखो कि अमेंडमेंट भी दो तरह के होते हैं. एक अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 और एक अमेंडमेंट दैट आर नॉट अंडर आर्टिकल 368. जो आर्टिकल 368 वाले अमेंडमेंट है वही लॉ नहीं है आर्टिकल 13 के अंडर. ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा एक लूप होल टाइप हो गया हुआ ना, कि आपने सब कुछ लॉ में डाल दिया एक्सेप्ट फॉर अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट के थ्रू यू कैन वायलेट पार्ट 3, राइट. बट ऐसा नहीं है. दिस गेव द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, this concept, this doctrine, this very important doctrine was introduced in Keshwanand Bharti case. It's a very very landmark judgment, one of the most important judgment that you will come across. ये आपको दिखते रहेगा, हर जगह दिखते रहेगा, हर साल दिखते रहेगा. ये इनफैक्ट GS2 के पेपर में डायरेक्टली
एज इट इज़ लिखा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। और ये आया कहाँ से, केशवानंद भारती केस से। बेसिकली ये कहता है कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग एज इट डज़ नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।